नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, पशुओं को खेती की रीढ़ कहा जाता है और अब जबकि शीत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, हम भी अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, शीत ऋतु में अपना बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हमारे किसान भाइयों को भी अपने दुधारू पशुओं की जो स्वास्थ्य उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें कि किस प्रकार से दुधारू पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसका संपूर्ण प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर सुशील कुमार, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जब तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब हमारे किसान भाई किस प्रकार से अपने मवेशियों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, हम सभी जानते हैं कि गाय और भैंसों का जो नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी अवस्था आती है जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे टेम्परेचर 101 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों, जब भी हमारे दुधारू मवेशी या नवजात मवेशी या कोई अन्य मवेशी हों, तो किसान भाइयों उन्हें हमें पशुबाड़े में ही बांध कर रखना है। जो भी चाहे उनके रहने, चाहे उनके खाने के लिए सामान देना हो या दुग्ध निकालने की जितनी भी सारी क्रियाकलाप है वो हमें पशुबाड़े में करना है, जिससे किसान भाइयों जो हमारा पशु है वो बाहरी वातावरण के टेम्परेचर में संपर्क में ना आए और उसे किसी भी तरह की नुकसान ना पहुँचे। तो किसान भाइयों हमें यह ध्यान रखना कि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाए तो हमें जैसे दूध निकालना, पशु चारा प्रोवाइड करना, सारी चीज़ें हमें पशुबाड़े में ही करना है। जी डॉक्टर साहब, क्या आप किसान भाइयों को आप ये सलाह देना चाहेंगे कि जो पशु बाड़े हैं उनका जो आवास का स्थल है उसमें भी क्या कुछ बदलाव करना चाहिए? जी मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किसान भाई पशु आवास बनाते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनका उनको प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसान भाइयों जब भी अपना पशु आवास बनाएं तो एक साइंटिफिक तरीके, मतलब जब भी पशु आवास बनाएं तो उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बनाना, जिससे किसान भाइयों जो भी सूरज की पहली किरण आपके पशुबाड़े में ही पड़े और जो लास्ट शाम की किरणें हैं वो भी पशुबाड़े में डायरेक्ट पड़े। क्योंकि दोपहर में जब गर्मी का मौसम आता है तो सूरज की रोशनी बहुत होती है, तो अगर वो पूरी तरह से पशुबाड़े में पड़ेगी तो पशुबाड़े का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि नुकसानदायक होता है। इसके साथ साथ ही किसान भाइयों जो कि पूरब से पश्चिम चलने वाली बहुत तेज़ से हवाएँ हैं वो भी डायरेक्ट पशुबाड़े के संपर्क में नहीं आएंगी। तो जैसे ठंडी के मौसम की बात हम इस समय कर रहे हैं, तो अगर वो डायरेक्ट हवाएं नहीं आएंगी तो हमारा पशुबाड़े का टेम्परेचर जो एक दिन का टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन रहेगा और उससे हमारे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ किसान भाइयों जब भी पशुबाड़ा बनाएं तो पशुबाड़े की जो फर्श होती है उसे स्लोपी बनाएं। स्लोपी जब बनाएंगे किसान भाइयों तो जो भी पशु मूत्र का त्याग करता है या गोबर का त्याग करता है वो इजीली फ्लश आउट होके बाहर चला जाए और पशुबाड़े की जो फ्लोर है, फर्श है, वो कभी गीली ना रहे और सूखी रहे, जिससे उसमें कोई भी विषाणु जनित या जीवाणु जनित बीमारियों का ग्रहण ना हो। साथ ही साथ किसान भाइयों जो भी हमें पशुबाड़े का छत बनाना है उसे 3 से 5 फीट ऊंचाई पर बनाना है और उसमें एस्बेस्टस की शीट लगानी है। जैसे कि अभी तो हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब गर्मियां आ जाती हैं अगर हम उसमें टीन शेड लगा देंगे तो पशुबाड़े का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसका जो छत बनाना हमें ए शेप बनानी जिससे उससे कम लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सके। जी, मान लीजिए कि किसान भाइयों के जो पशु है उन्हें सर्दी लग ही गई है, तो उसके सबसे पहले प्रमुख लक्षण क्या होंगे जिससे कि किसान भाई समझ पाए कि हाँ यह मेरा जो पशु है उसको सर्दी हो गई? किसान भाइयों हर एक बीमारी के एक प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि वो बैक्टीरियल डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, ये फंगल डिजीज हो या सर्दी या गर्मी कोई भी। तो हम बात कर रहे हैं सर्दी के बारे में। तो जिस जानवर को सर्दी लग जाती है उसका टेम्परेचर अचानक से कम होने लगता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही जानवर का नॉर्मल टेम्परेचर बताया। पशु के जो नाक से लगातार पानी गिरने लगता है और श्लेष्मा बहने लगती है। पशु खाना पीना बंद कर देता है। जो दुधारू पशु होते हैं उनमें दुग्ध उत्पादन भी कम होने लगता है। साथ ही साथ पशु सिकोड़ कर एक कोने में खड़ा होने लगता है और पशु में अफरा और अपच नामक बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। जी जी जी।
जी, अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि उनके जो पशु हैं या फिर जो नवजात शिशु हैं उन्हें सर्दी लग गई है, तो जब तक डॉक्टर के पास जाएं उससे पहले प्राथमिक उपचार उन्हें घर पर ही क्या कर लेना चाहिए? जी हाँ मैम, अगर किसान भाई अपने बीमारियों के बारे में बीमारियों के लक्षणों के बेसिस पे बीमारी का पता आइडेंटिफाई हो जाए, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम लोकोपचार के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो अब सुबह आएगा, लेकिन पशु जो नवजात शिशु है ब्याने के तुरंत बाद ही बीमार पड़ जा रहा है, तो उसे आप लोकोपचार के माध्यम से कर सकते हैं। अगर पशु को नवजात शिशु को ठंडी लग जा रही है तो पशुबाड़े में अलाव जलाएं और पशु जो नवजात शिशु है उसको तपाएं, जिससे उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसे गर्म तेल से मालिश करेंगे। जब गर्म तेल से मालिश करेंगे तो पशु के शरीर में खून का प्रवाह होगा, तो पशु को ठंडी से राहत मिलेगी। इसके साथ साथ है पशु को अजवाइन का धुआं भी दें। अजवाइन के धुआं देने का ये फ़ायदा होगा कि जिन भी पशुओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो वो इस समस्या से निजात पा जाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, जिन पशुओं में अफरा या अपच नामक बीमारी हो जाती है, क्योंकि इस समय जब हमारा हरा चारा देते हैं तो उसमें अफरा या अपच नामक बीमारी हो जाती है। अफरा भी दो तरीके के होते हैं, एक फ्रोदी अफरा होते हैं, एक गैसियस अफरा होते हैं। गैसियस अफरा को तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रोदी अफरा को हम इजीली नहीं निकाल सकते, हो सकता है कि उससे भी मृत्यु भी हो जाए। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों क्या करना है, लोकोपचार में 50 ml तारपीन का तेल लेना है, 2 से 3 ग्राम हींग लेनी है और उसे आधा लीटर सरसों के तेल में मिला के अच्छी तरह मिला के सुबह शाम 50-50 ml देंगे, तो इससे अफरा नामक बीमारी। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम इसी विषय में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर जल्दी ही आएंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को
जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि शीत ऋतु में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और इस विषय की जानकारी दे रहे हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात की थी कि किस प्रकार से प्राथमिक उपचार किसान भाई अपने घर पर ही देंगे, तो वो आप जारी रखें। जैसा कि हम लोग अभी मैम चर्चा कर रहे थे कि पशुओं में अफरा या अपच 2 तरीके के होते हैं। एक अपच होता है जिसे हम फ्रोदी अफरा कहते हैं, दूसरा होता है गैसियस। तो जो गैसियस अफरा होता है वो उतना कष्टदायी पशुओं के लिए नहीं होता। अगर हम उसे प्राथमिक उपचार में या किसी पशु चिकित्सक की मदद से ट्रोकार और कैनुला जो उसके बाईं साइड की पशु की कोख होती है उसमें इंसर्ट कर दे तो वो गैस निकल जाती। लेकिन किसान भाइयों, अगर फ्रोदी गैसियस है तो उसको पशु को हो सकता है उसकी मृत्यु भी ले ले। तो इसलिए जब भी आपको पता चले कि आपका जानवर गैसीय फ्रोदी अफरा किसी भी अफरा से ग्रसित है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उस जानवर को तुरंत ही निजात दिलवाएं, अन्यथा हो सकता है कि आपका पशु मर जाए और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी लोग सर्दी आने पर अपने खुद के आहार में कुछ परिवर्तन लाते, कुछ गर्म सामान खाते जिससे कि हमें सर्दी नहीं लगे, तो क्या ये भी हम अपने दुधारू पशुओं के साथ भी करते हैं हमारे किसान भाई, और क्या करना चाहिए, उनके खान पान में किस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए? जी हाँ पूर्वा मैम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है पशुओं के आवास प्रबंधन के बारे में, तो अब हम आपसे चर्चा करेंगे पशुओं में आहार प्रबंधन, क्योंकि सर्दी में 2 चीज़ें ही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो आवास होता है, दूसरा आहार। तो आहार प्रबंधन में पशुपालकों को यह ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में पशुओं को ऐसा आहार प्रोवाइड कराएं जिसमें सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हों। उनमें जैसे कि मिनरल हैं, विटामिन हैं, अमीनो एसिड हैं, खनिज लवण हो, जिससे पशु को प्रचुर मात्रा में एनर्जी मिले और पशु का किसी भी तरीके का, यदि पशु दुग्ध देने में है तो उसका दुग्ध उत्पादन ना बढ़े। साथ ही साथ हम इसमें गर्म तासीर वाले पदार्थों को भी शामिल कर सकते हैं जिससे पशु ठंडी से बच सके। उसमें है जैसे गुड़ है, अजवाइन है, उसके साथ साथ तेल को भी हम पशुओं के पशु आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। इसके साथ जो पशु दुधारू पशु हैं उनको हम सोयाबीन या बिनौले की खल भी दें जिससे उनका फैट परसेंटेज ना गिरे और आप लोगों को मार्केट में उस दूध का पर्याप्त मात्रा में पैसा मिल सके। और इसके साथ साथ
साथ जैसे अभी जो दुधारू पशु हैं उन्हें हम 1 से 2 किलोग्राम कंसंट्रेट राशन भी प्रतिदिन देना है। जैसा कि इस समय ठंडियों का मौसम चल रहा है तो इसमें हरे चारे में इस समय बरसीम और रिज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो उसको भी हम कुट्टी के साथ कट के कुट्टी के साथ पशुओं को दें, जिससे उनका दुग्ध उत्पादन और उनकी रिप्रोडक्शन क्षमता पशु की बनी रहे और आपको भी, पशु पालकों को भी कोई आर्थिक हानि ना हो इस चीज़ से। डॉक्टर साहब, जो अभी चल रहा है हमारे प्रदेश में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो पशुशाला को किसान भाइयों को कब किस समय पर सफाई करनी चाहिए जिससे कि पशुओं को भी कुछ परेशानी ना हो और सफाई भी संपूर्ण तरीके से हो जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे? मैडम, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने सारी चीज़ों की बात कर ली। अगर हम पशुशाला की साफ़ सफाई की बातें नहीं करें, ये तो पशुशाला की जब साफ़ सफाई करें, पशुशाला की साफ़ सफाई दिन में 2 बार करनी है, जिससे उसका जो गोबर है और जो दूसरे ठोस पदार्थ हैं वो आसानी से पशुशाला से निकल जाएं, और सप्ताह में 1 बार फिनाइल के पानी से ज़रूर धुलें। उसके फर्श को भी धुलें और उसकी दीवारों को भी धुलें, जिससे वहाँ पे जो जीवाणु या विषाणु जन्म ले रहे होंगे, जिस जीवाणु जनित और विषाणु जनित बीमारियां हो रही, उन सब बीमारियों से भी आपका पशु छुटकारा पा जाए। अगर धुलाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पशुशाला से ही पनपती हैं और वो जानवर रोगग्रस्त हो जाए। तो पशुशाला की साफ़ सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है। पशुशाला की साफ़ सफाई करने से पहले जो भी जानवर है उन्हें बाहर पशुवाड़े की निकाल दें और उसे अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग भी अपने घर में जब नवजात शिशु होता है या वृद्ध होता है, अगर उसकी तबीयत खराब है तो कुछ विशेष देखभाल करते हैं। इसी प्रकार से किसान भाइयों को क्या आप समझाएंगे कि वो अपने जो पशु हैं, उनके नवजात जो हैं, उन्हें पाड़े को या फिर जो जिनकी तबीयत खराब हो गई है, सर्दी हो गई है, उनकी विशेष देखभाल किस प्रकार से करेंगे? जो भी नवजात शिशु या जो दूसरे जानवर जो बीमार हो जाते हैं, तो सर्दी के मौसम में उन्हें हमें नवजात शिशु या बीमार जानवरों को जैसे टाट की बोरी से या जूट की बोरी से अच्छी तरह से शाम को पशु लपेट देना है, जिससे उन्हें बाहरी हवाएं जो हैं, ठंड हवाएं जो आ रही हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट ना हो। और हमें पशुवाड़े में शाम को धुआं अवश्य करना है, जिससे पशुवाड़े का टेम्परेचर बना रहे। जो भी अगर बड़ा जानवर है, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसे स्वस्थ जानवरों से अलग रखें। हो सकता है कि हम उसे पहचान ना पा रहे हों कि वह जानवर ठंडी से ग्रसित है या किसी और बीमारी से ग्रसित है जो कि जूनोटिक है। जैसे अभी प्रीवियस 2-3 महीनों में लंपी नामक बीमारी ही आई थी, तो उससे छुआछूत की बीमारी हो रही। तो जब भी हम अपने पशुवाड़े में रखें तो ग्रसित जानवरों की देखभाल तुरंत करें, और जो भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उन्हें हम संपर्क करें, जिससे हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी जो कि समयानुकूल है। अगर वो इस पर अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पशु स्वस्थ रहेंगे। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब समय हो चला है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षरण रोके, 119 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी, सरसों में माहो कीट का नियंत्रण, चने की फसल में इल्लियों का नियंत्रण, शीतकालीन सब्जियों की देखभाल। और अब खबरें विस्तार से। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षरण रोके, टिकाऊ खेती के लिए ऊर्जा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती व अन्य कारणों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में परिस्थितियां देश के साथ ही दुनिया को चिंतित करने वाली हैं। विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में नीति आयोग द्वारा फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जर्मनी से संबद्ध DIZ के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में श्री तोमर ने कहा कि मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होना हम सब के लिए बहुत गंभीर बात है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। आइए नजर डालेंगे 119 लाख हेक्टेयर में रबी की फसलों की बोनी पर। प्रदेश के किसानों द्वारा रबी फसलों की बुआई शीघ्रता से पूरी की जा रही है। कृषि संचालनालय भोपाल द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक 119 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 114 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी।
इस समय सिंचित क्षेत्र के किसानों द्वारा गेहूं की बुआई अंतिम दौर में है। इस वर्ष किसान कल्याण विभाग ने 139 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। सबसे अधिक 74 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि समान अवधि में गत वर्ष गेहूं की बुआई 70 लाख हेक्टेयर में हुई थी। चने की बुआई पिछले साल से 3 लाख हेक्टेयर कम हुई है। 20 लाख हेक्टेयर में चना बोया गया है, जबकि समान अवधि में गत वर्ष 23 लाख हेक्टेयर में चना बोया गया था। इस साल 24 लाख हेक्टेयर में चना बुआई प्रस्तावित है। मसूर की बोनी 7 लाख, मटर 2 लाख, राई सरसों 14 लाख, अलसी 1 लाख एवं गन्ने की बुआई 63,000 हेक्टेयर में की गई है। प्रदेश भर में इस समय अच्छी सर्दी पड़ने से रबी फसलों की बढ़वार बेहतर है। आइए नजर डालेंगे सरसों में माहू कीट के नियंत्रण पर। देर से बोई गई सरसों की फसल में माहो कीट का प्रकोप विशेष रूप से पाया जाता है। माहो के कारण सरसों के उत्पादन में काफी कमी देखी जाती है। कहीं कहीं तो माहो की वजह से सरसों की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर एक साथ छिड़काव करें। फलियों में दाना भरने के समय सिंचाई करना चाहिए। उक्त उपाय अपनाने से आसानी से सरसों में माहो कीट को रोका जा सकता है। चने की फसल में इल्लियों का नियंत्रण कैसे करें, आइए किसान भाइयों इसे देखते हैं। चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुतायत रूप से पाया जाता है। नियंत्रण के लिए समन्वित मिले जुले उपाय अपनाएं। फसल के बीच टी आकार की खूंटियां गाड़ें। इन खूंटियों पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्लियों इनका प्रिय भोजन बनती हैं। इल्लियों के नियंत्रण का यह देशी और प्राकृतिक इलाज है, इसे शुरू से ही अपनाएं। रासायनिक नियंत्रण में ट्राइजोफॉस 40% ईसी 30 मिलीलीटर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथाइल पैराथियन या क्विनोलफॉस डस्ट भी चने की इल्लियों के नियंत्रण में कारगर है। 10 किलो डस्ट प्रति एकड़ डस्टर मशीन से प्रातः या शाम के समय भुरकाव करें। इल्लियों के लिए घोल की बजाय डस्ट ज्यादा कारगर है। शीतकालीन सब्जियों की देखभाल। शीतकालीन सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि में आवश्यकता अनुसार पौध संरक्षण उपाय अपनाएं। अपनी बगिया खरपतवारों से मुक्त रखें। बगिया साफ सुथरी रहने से कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से कीटनाशकों का छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 15 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। काटने, कुतरने एवं फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस 40% ईसी दवा 25 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। फलों एवं पौधों में सड़न गलन के लिए फफूंदनाशक रिडोमिल या 22 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर का छिड़काव करें। पत्तों एवं फलों में दाग, धब्बे या बीमारियों के लक्षण दिखे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 2 ग्राम प्रति स्प्रेयर मिलाकर छिड़की जा सकती है। आइए किसान भाइयों नजर डालेंगे स्प्रिंकलर पद्धति से आधुनिक सिंचाई कैसे करें। आधुनिक सिंचाई साधनों में स्प्रिंकलर सिस्टम का स्थान पहले आता है। सामान्य सिंचाई की अपेक्षा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करने पर 50% से भी ज्यादा पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिस्टम किसी भी तरह के ऊंचे नीचे एवं ढलानुमा खेतों में भी सिंचाई करने में कारगर है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर भी सभी पौधों को एक समान पानी मिलने से सभी पौधों की बढ़वार एवं उत्पादकता एक समान रहती है। स्प्रिंकलर सिस्टम सिंचाई की एक सामान्य उन्नत विधि है जो सभी किसानों के लिए आसानी से सुलभ है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने हेतु सरकार द्वारा किसानों को 50 से 70% तक अनुदान भी दिया जाता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने बात करी कि शीत ऋतु में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। अगर आप हमारा आज का ये अंक दोबारा देखना चाहते हो या फिर देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।